कहानी बदलनी नहीं चाहिए। कहानी नहीं बदलेगी नेताजी, आप बेफिक्र रहिए। और कहानी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत क्यों ना हो, उस प्लेन क्रैश की वजह से मेरे बदन पर जो घाव होंगे वो असली होंगे। मैंने तेजाब का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हें मेरी मौत की खबर बनकर तब तक हिंदुस्तान में गूंजना है जब तक मैं वापस आकर उसे आजाद न कर दूं। आईबी ऑफिसर फिनी वो उस नकली टेलीग्राम को देखकर और लाश की कोई तस्वीर न पाकर वो समझ गए थे पूरी बात को। वाटनबी की गवाही को दर्ज किया सीक्रेट फाइल नंबर 32, रेफरेंस नंबर DIB/B/2 के रूप में, जो अभी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। क्या आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे मिस्टर पॉल? जरूर। तो मिस्टर धर, आपके मुताबिक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ? कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। क्या आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कोई क्रैश नहीं होने का और कोई सबूत है? आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस है कि प्लेन क्रैश हुआ है? मिस्टर धर, सवाल का जवाब ना सवाल नहीं होता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लेन क्रैश की पूरी घटना एक बनावटी घटना थी? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसकी 19 वजह है। सुनना चाहेंगे? 19 वजह? 19? जी माय लॉर्ड। पहली बात, नेताजी बैंकॉक के उस मशहूर बैठक के बाद 4 बक्सा सोना लिए सभी को फॉर्मली अलविदा कहकर ऐसे क्यों चले जाएंगे जैसे कि वो कभी वापस लौट के आने वाले नहीं। अगर उन्हें सिर्फ आत्मसमर्पण ही करना था तो उन्हें वापस लौटने की योजना भी बनानी चाहिए थी। फिर वो क्यों सिर्फ रहमान को साथी बनाकर जापानी बॉम्बर प्लेन में चढ़े जबकि उनका अपना 12 सीटर आने वाला प्लेन पहले से तैयार था। यहाँ तक कि क्रैश कहाँ हुआ इस बात पर भी बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं। कुछ गवाह कहते हैं कि रनवे पर हुआ था, कुछ कहते हैं कि रनवे के बाहर हुआ था लेकिन एरोड्रोम के अंदर हुआ था, कुछ कहते हैं कि एरोड्रोम से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। हम अगर क्रैश की तस्वीर के साथ पीछे के पहाड़ और टूटे हुए टुकड़ों की पोजीशन मिलाकर देखें तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये कोई दूसरी दुर्घटना, किसी और प्लेन क्रैश की तस्वीर है। यहाँ तक कि हबीबुर रहमान की बैंडेज वाली तस्वीर भी धुंधली है, अस्पष्ट है। इनफैक्ट एरोड्रोम के ऑफिशियल्स और वहां के रहने वाले और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहते हैं कि सिर्फ 18 अगस्त को ही नहीं बल्कि पूरे 1945 में वहां कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उस समय के आसपास एक ऐसी वारदात 1944 के सितंबर में हुई थी। अच्छा, अब 1945 वाले प्लेन क्रैश के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। कोई कहता है कि विमान के पंख में आग लग गई, कोई कहता है कि इंजन जल गया और कोई कहता है कि प्रोपेलर खुल गया था। किसी भी गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं सर। कोई कहता है कि नेताजी पहले निकल गए थे, कोई कहता है कि रहमान पहले निकले थे, कुछ कहते हैं कि रहमान ने आग बुझाने में नेताजी की मदद की, तो कुछ कहते हैं कि रहमान बेहोश हो गए थे और जापानियों ने आग बुझाई थी। नेताजी के चोट के बारे में भी तरह तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। रहमान कहते हैं कि उनके सर पर 4 इंच का गहरा जख्म था, लेकिन डॉक्टर योशिमी जिन्होंने नेताजी का इलाज किया उनके मुताबिक कोई जख्म था ही नहीं। योशिमी ने यह भी कहा था कि आग में गिरने की वजह से उनका खून काला और गहरा हो गया था जिसकी वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा, लेकिन उनके असिस्टेंट डॉक्टर सुरुता इस बात से इनकार करते हैं। सो सर, 1945 में ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी की जलकर मौत हुई, इसका विश्वास करने लायक कोई सबूत ही नहीं मिला। ना तो कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एयरपोर्ट लॉगबुक, पुलिस या फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स बरामद हुए और ना तो 1945 के डिटेल क्रेमेटोरियम रजिस्टर में नेताजी या दूसरे किसी भी कैजुअलिटी का जरा सा भी जिक्र किया गया। योशिमी और सुरुता ने कहा है कि सिर्फ काना कांता नाम के किसी व्यक्ति के नाम पे डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था, हालांकि उन दोनों के मुताबिक मौत की वजह अलग अलग लिखी गई थी। और शक की सबसे बड़ी वजह उस दिन का इकलौता क्रेमेटोरियम परमिट जहां एक ही डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानीज आदमी का, ऐसा एक आदमी जिसका जन्म 1901 में हुआ था और जिसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, जलने की वजह से नहीं। और जनरल शिदेई या क्रैश में मारे जाने वाले दूसरे लोगों के बारे में इतना तक बरामद नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े अफसरों की न तो लाश मिली, न तो उनकी अंतिम क्रिया में कोई शामिल हुआ, न ही उनकी कोई डेथ रिपोर्ट है। इतने सारे लोग एकदम से गायब। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।